तेनालीराम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन जीतने के लिए जाने जाते थे। आए दिन राज्य पर आई किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए वे अपना दिमाग लगाया करते थे। इसी तरह जब एक बार दशहरा पर नाटक मंडली विजयनगर नहीं पहुंच पाई, तो तेनाली ने क्या किया, आइए जानते हैं। काशी की एक नाटक मंडली हमेशा दशहरे से पहले विजयनगर आया करती थी। यह नाटक मंडली विजयनगर में रामलीला किया करती थी और नगर वासियों का मनोरंजन किया करती थी। यह एक तरह से विजयनगर की संस्कृति थी और ऐसा हर साल हुआ करता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब काशी नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार पड़ गए और उन्होंने कह दिया कि वो विजयनगर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय और सारी प्रजा बहुत उदास हो गई। दशहरे को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और ऐसे में किसी और नाटक मंडली को बुलाकर रामलीला का आयोजन करवाना बहुत मुश्किल था। दरबार के मंत्रियों और राजगुरु ने आसपास के गांव की नाटक मंडली को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी आ पाना बहुत मुश्किल था। सबको निराश देख तेनालीराम ने कहा, मैं एक नाटक मंडली को जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो विजयनगर में रामलीला करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। तेनाली की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। इसके साथ ही राजा ने तेनाली को मंडली बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी और तेनाली ने भी रामलीला की तैयारी करना शुरू कर दी। विजयनगर को नवरात्र के लिए सजाया गया और रामलीला मैदान की साफ सफाई करवाकर वहां बड़ा सा मंच बनवाया गया। उसी के साथ मैदान पर बड़ा सा मेला भी लगवाया गया। जब नगर में रामलीला होने की खबर फैली, तो सारी जनता रामलीला देखने के लिए उत्सुक हो गई। रामलीला वाले दिन सभी लोग रामलीला देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हो गए। वहीं महाराज कृष्णदेव राय, सभी मंत्रीगण और सभा के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। सभी ने रामलीला का खूब मजा उठाया। जब नाटक खत्म हो गया, तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। खासकर नाटक मंडली में मौजूद बच्चों की कलाकारी सभी को बहुत पसंद आई थी। महाराज सभी से इतना खुश थे कि उन्होंने पूरी नाटक मंडली को महल में खाना खाने का न्योता दे दिया। जब पूरी मंडली महल आई, तो सभी ने महाराज, तेनाली और अन्य मंत्रीगण के साथ भोजन किया। इस दौरान महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि उन्हें इतनी अच्छी मंडली कहाँ से मिली। इस पर तेनाली ने उत्तर दिया, ये मंडली बाबापुर से आई है महाराज। बाबापुर? इस जगह का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। कहाँ है ये? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। यही विजयनगर के पास ही है महाराज। तेनाली की यह बात सुनकर मंडली के सदस्य मुस्कुराने लगे। इस पर महाराज ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी, तो मंडली का एक बच्चा बोला, महाराज, हम विजयनगर के ही रहने वाले हैं। इस मंडली को तेनाली बाबा ने तैयार करवाया है और इसलिए हमारा नाम बाबापुर की मंडली है। बच्चे की यह बात सुनकर महाराज सहित सभी लोग ठहाके लगाने लगे। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर न किया जा सके। बस इसके लिए संयम और बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत होती है, जैसे इस कहानी में तेनालीराम ने किया।
तेनालीराम को राज कृष्णदेव राय के दरबार में विशेष सम्मान हासिल था, इसलिए उनसे जलने वालों की राजमहल में कमी न थी। एक समय की बात है, विजयनगर राज्य के हालात अच्छे न थे। राज्य पर पड़ोसी देश के हमला करने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे समय में एक दरबारी ने सोचा कि महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काने का यह सबसे अच्छा मौका है। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने बाग में बैठे कुछ सोच रहे थे कि तभी वहां एक कुटिल दरबारी पहुंच गया। उसने राजा से कहा कि महाराज, अगर आप गुस्सा न करें तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राजा बोले, निडर होकर बोलो। दरबारी बोला कि आप जानते नहीं, लेकिन तेनालीराम पड़ोसी राज्य से मिला हुआ है। वो समय समय पर राज दरबार की गुप्त बातें पड़ोसी देश के राजा को देता रहता है। यह सुनते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, मूर्ख, तेनालीराम के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो विजयनगर का सबसे वफादार नागरिक है और देशभक्त भी है। इस पर दरबारी बोला, यह झूठ है महाराज, उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आपको उसकी कोई चालबाजी दिखाई नहीं देती है। लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है। दरबारी के इतने विश्वास के साथ कहने पर राजा को भी थोड़ा थोड़ा तेनालीराम पर शक होने लगा। राजा ने तुरंत तेनालीराम को अपने द्वार में बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम पड़ोसी देश के राजा के गुप्तचर हो? तेनालीराम को महाराजा से इस सवाल की उम्मीद न थी। तेनालीराम इसका जवाब न दे सके और रोने लगे। राजा ने कहा, तुम्हारी चुप्पी का मतलब यह है कि जो हमने सुना वो सच है। तेनालीराम बोले, महाराज, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव गुस्से लाल हो गए और बोले, जाओ, जिस राजा की चापलूसी करते हो उसी के साथ रहो। विजयनगर राज्य तुम्हें छोड़ना होगा। राजा के मुंह से ऐसे कठोर वचन सुनकर तेनालीराम वहां से चल दिए। वह पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंचे और उसकी तारीफ में उन्होंने कई गीत गाए। तेनालीराम की प्रशंसा से पड़ोसी राजा बहुत खुश हुआ और उससे उसका परिचय मांगा। तेनालीराम ने कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का निजी सचिव हूँ। राजा बोले, विजयनगर तो हमारा दुश्मन है, फिर तुम वहाँ के निवासी होकर मेरे दरबार तक कैसे चले आए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तेनालीराम बोले, आप हमें दुश्मन मानते हैं, जबकि हमारे राजा आपको दोस्त मानते हैं। पड़ोसी राजा ने चौंक कर पूछा, लेकिन हमारे दरबारी तो कहते हैं कि कृष्णदेव राय हमें दुश्मन मानते हैं। तेनालीराम बोले, विजयनगर के दरबारी भी राजा को ऐसे ही भड़काते हैं, लेकिन हमारे राजा उनकी बातों में नहीं आते। वो तो आपकी तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी से दुश्मनी रखना कोई अच्छी बात नहीं है। पड़ोसी देश के राजा को तेनालीराम की बातें अच्छी लगी। वो बोले, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? तेनालीराम बोले, मैं खुद उनका निजी सचिव हूँ और उन्होंने मुझे शांति प्रस्ताव लेकर भेजा है। पड़ोसी राजा को तेनालीराम की बात पर यकीन हो गया और बोले, तो अब हमें आगे क्या करने चाहिए?
तेनालीराम ने सलाह दी कि एक संधिपत्र और कुछ उपहार विजयनगर राज्य पहुंचाएं और आगे बढ़कर विजयनगर से मित्रता स्वीकार करें। राजा को तेनालीराम का सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने उपहारों की तैयारी शुरू करवा दी। उधर राजा कृष्णदेव को तेनालीराम की बेगुनाही का पता चल गया था और वो अपने व्यवहार पर बहुत पछता रहे थे। अगले दिन उन्होंने देखा कि दरबार में तेनालीराम और पड़ोसी राजा के दूत संधि का प्रस्ताव लेकर हाजिर थे। उनके साथ बहुत से उपहार भी थे। राजा ने तेनालीराम को प्रेमपूर्वक देखा। उन्हें मन ही मन विश्वास हो गया था कि दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का काम सिर्फ तेनालीराम ही कर सकता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का परिणाम एक न एक दिन जरूर मिलता है। साथ ही किसी की भी बात पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा खुद का ही नुकसान होता है। तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करते थे कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक बार राजा कृष्णदेव किसी काम के चलते कश्मीर चले गए। वहां उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए। महल पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलाया। माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफी पसंद है। इस पौधे का काफी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को न देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखा ही नहीं। तभी उन्होंने माली को बुलवाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उसके फूल क्यों दिख नहीं रहे हैं? जवाब में माली ने कहा, साहब, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजमाली को 2 दिन बाद मौत की सजा सुनाने का आदेश दे दिया। तभी वहां सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला, वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात न सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सजा और उस सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया।
अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरा फूल खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगती है। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था, इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि यह सब माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराज कृष्णराज ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है। मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं। उस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूं? महाराज माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णराज ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? उसने बताया, साहब, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सजा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आई कि गलती माली की नहीं, बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको? उसने कहा कि महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया है। एक बार फिर राजा कृष्णराय को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया। यह कहते ही महाराज ने माली का मृत्यु दंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी। कहानी से सीख: समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है।